Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 18th lecture of organic chemistry. In the last class, we discussed about the chemistry of benzene. We were discussing और हमने इसमें ओरिएंटेशन इफेक्ट डिस्कस किया था, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट्स डिस्कस किए थे ग्रुप्स के, और डायरेक्टिंग इफेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं. ठीक है, ये हमारा लास्ट काम था जो हमने इसको डिस्कस किया था. आपको याद होगा समरी हमने डिस्कस की थी, डोनेटिंग ग्रुप्स और विड्रॉइंग ग्रुप्स की क्या होती है. तो अब हम शुरू करते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट इन डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. ये लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन में है. अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये एक कंपाउंड है, इसकी क्लोरीनेशन होती है, तो क्लोरीन ग्रुप जो है वो कहां पे जाके ओरिएंट होगा? आप क्या गैस करते हैं? टू और 6 शायद. पहले तो मुझे बताएं कि 2 आप किसको 1 कह रहे हैं, ताकि मुझे आइडिया तो हो. सर शायद अमाइड की रिस्पेक्ट से ऑर्थो पे लगेगा. देखें, ये अमाइड जो है ये ऑर्थो डायरेक्टर है, ठीक है, और ये मिथाइल जो है ये भी ऑर्थो डायरेक्टर है, आप जानते हैं. तो इस हिसाब से तो क्लोरीन थ्योरेटिकली अमाइड की रिस्पेक्ट से भी ऑर्थो पे ओरिएंट हो सकता है और मिथाइल की रिस्पेक्ट से भी ऑर्थो पे ओरिएंट हो सकता है, लेकिन कोई एक आंसर है ऐसा. सर मे बी फर्स्ट वाला होगा, बिकॉज अमाइड जो है वो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है. हाँ, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड. मैं यही कहने वाला था कि अगर ऐसा कोई कंपटीशन आ जाए दो ऑर्थो डायरेक्टर्स में, तो जो ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है उसकी जीत होती है और वो फिर अपने हिसाब से ओरिएंट करता है. तो व्हेन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच्ड है. जी, मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था. अब देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है जिसकी वजह से डीएक्टिवेशन तो रिंग में आएगी, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी मौजूद है जिसकी वजह से एक्टिवेशन भी आएगी. अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है जिसकी वजह से डीएक्टिवेशन आ रही है वो थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट है ना, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो डेंसिटी फुल करता है, और जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन है वो मीजोमेरिक इफेक्ट है. तो इंडक्टिव इफेक्ट वर्सेस मीजोमेरिक इफेक्ट, ये दो अपोजिंग इफेक्ट्स हैं, अपोजिट, बिल्कुल उल्टे. तो जीत जो है, यानी कंपटीशन अगर ऐसा होता है तो मीजोमेरिक इफेक्ट विंस. ठीक है, तो इसलिए हम नाइट्रोजन का जो मीजोमेरिक इफेक्ट है उसको कंसीडर करेंगे ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट. अच्छा, when two different groups are present on a benzene ring, the more powerful activating group determines the outcome. तो ये पावरफुल है कौन? नाइट्रोजन कंटेनिंग. मिथाइल भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, लेकिन बहरहाल लोन पेयर होता है, वो बेहतर एक्टिवेशन रिंग की देगा, और ये इसके पास लोन पेयर तो होता नहीं है, ये तो दूसरे मैकेनिज्म से दे रहा होता है कि जो उसकी डिफरेंट इंटरमीडिएट फॉर्म्स थी उसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन एक जगह बन रहा होता है. मोहम्मद उस्मान, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. सर मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब फिनॉल को देखते हैं और फ्लोरीन जब अटैच्ड है बेंजीन के साथ, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, हालांकि ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मगर वो तो एज अ ऑर्थो डायरेक्टिंग एक्ट करते थे. अच्छा, फ्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर है. कौन, फ्लोरीन या क्लोरीन? क्लोरीन. ओके, ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया. आप कह रहे हैं कि सर क्लोरोबेंजीन और फिनोल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बल्कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बावजूद वो रिंग एक्टिवेट करके दे रहा है ना. अच्छा, इसका देखें जवाब बहुत अच्छा मैं आपको दूंगा. दोनों के पास लोन पेयर है तो दोनों रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दे सकते हैं, है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाता है. और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, खासतौर पे ऑक्सीजन की तो और ज्यादा है, तो दोनों डेंसिटी पुल भी कर सकते हैं अपनी तरफ, तो ये डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट हो जाएगा. इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो पुलिंग होती है. लेकिन आप ये देखिए कि जो ऑक्सीजन की डोनेशन है रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की, वो बेहतर है क्लोरीन के मुकाबले में. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, और जबकि क्लोरीन जो है वो लोअर पीरियड का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर. तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इस बात से ये फर्क पड़ेगा जब फिनोल का जो वो है ऑक्सीजन है और वो रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन अपना पेयर और कॉन्जुगेशन होगी,
तो वो अच्छी मैचिंग होगी ऑर्बिटल्स की, ऑक्सीजन और कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसकी बेटर मैचिंग होगी ऑर्बिटल, क्योंकि सेम साइज है, एक ही पीरियड के हैं तो तकरीबन साइज भी सेम ही होता है। जबकि क्लोरीन का साइज चूंकि बड़ा होता है और कार्बन का छोटा होता है, तो इनकी जो ऑर्बिटल मैचिंग होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो इस वजह से फिनोल बेटर मेसोमेरिक इफेक्ट रेंडर करता है क्लोरोबेंजीन के मुकाबले में। तो यही इफेक्ट इसका प्रीडोमिनेट करता है इसको ऑर्थोपैराडाक्टर बनाने में। गॉट माय आंसर? यस सर, समझ। ठीक है, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग थ्रू द ओरल प्रेजेंटेशन। एनीवेज, और एग्जांपल्स देखें, प्रोडक्ट देखें, रिएक्टेंट देखें, कंडीशंस देखें और अपने आप को कन्विंस करें। नाइट्रोनियामाइन यानी नाइट्रेशन की है, नाइट्रोनियामाइन इन्होंने दिखा दिया। तो अब मिथाइल की रिस्पेक्ट से ऑर्थो होगा और CF3 की रिस्पेक्ट से मेटा होगा। वैसे ये तो डबली फेवर्ड हो गया, यानी दोनों तरीके से सही है, यानी यहाँ तो कोई कंपटीशन का मसला ही नहीं है। मतलब मिथाइल भी चाह रहा है कि ऑर्थो पैरा पर आए, मिथाइल के ऑर्थो पैरा पे, और CF3 भी चाह रहा है कि मेरे मेटा पे जाए। ठीक है ना? अलबत्ता इस पे देखते हैं, यहाँ पे ब्रोमिनेशन की है। अब देखें, Br पॉजिटिव ब्रोमोनियमाइन दिखा जरूर दिया है, लेकिन आपको अब पता है कल वाले डिस्कशन से कि ये नेकेड ब्रोमोनियमाइन एग्जिस्ट नहीं करता, ये कॉम्प्लेक्स में होगा। Br2 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स होगा, वहां से Br पॉजिटिव हम अज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म में मौजूद है, और असल इलेक्ट्रोफाइल तो यही है। तो मिथॉक्सी की क्योंकि मिथॉक्सी जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसकी रिस्पेक्ट से ऑर्थो पे ब्रोमो आएगा या पैरा पे ब्रोमो आएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगी, यानी मेटा वाली नहीं बनेगी, यहां पे ब्रोमीन नहीं आएगा। ठीक है? अच्छा, अब वैसे अगर आप इन दोनों में कंपटीशन में पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा, तो इसका जवाब आपको पता है। क्या ख्याल है, क्या हो सकता है, पैरा या ऑर्थो मेजर? जी स्टूडेंट, पैरा। पैरा। वेरी गुड, क्योंकि स्टेरिक इंडेक्स वहां कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी कह रहे हैं कि अगर दो ग्रुप्स मेटा पे लगे हैं आपस में, तो फिर तीसरा ग्रुप जो है ना, वो उन दोनों के बीच में नहीं आता अमूमन। तो अब ये एग्जाम्पल है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है और मेटा लिंकेज है, नाइट्रेशन की, नाइट्रो ग्रुप आएगा। अब क्लोरीन भी ऑर्थोपैरा है और ब्रोमीन भी ऑर्थोपैरा है, तो इस हिसाब से या तो ये जगह या ये जगह या ये जगह, ये तीन जगहें हैं थ्योरेटिकली। ये वाली तो नहीं है ना, एटलीस्ट ये तो हमने सेफली एक्सक्लूड कर दी, और ये वाली भी कर देंगे, क्योंकि दो ग्रुप जब मेटा होते हैं उनके बीच में ग्रुप नहीं आता स्टेरिक इंडेक्स की वजह से। अब बच गई दो जगह, यहाँ पे नाइट्रो या यहाँ, जो बनी हुई है आपके सामने स्क्रीन पे, और यहाँ तो बल्कि आपके पास आंसर भी लिखा हुआ ही है, क्योंकि ये मेजर है तो ये प्रीडोमिनेट करेगी। इसको जस्टिफाई करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, यानी ब्रोमीन की रिस्पेक्ट से ऑर्थो और क्लोरीन की रिस्पेक्ट से पैरा। क्या रीजन है आपके पास इसको जस्टिफाई करने का, इस प्रोडक्ट को? हालांकि आप एक लम्हे को कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि सर ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, तो उसूलन तो नाइट्रो को यहां आना चाहिए था, यानी ब्रोमीन से दूर, ये तो उल्टा ब्रोमीन के पास आ गया, फिर भी ऐसा हुआ है। तो जस्टिफाई आप क्या करेंगे? जी स्टूडेंट, so maybe in terms of electronegativity, थोड़ा सा एलिब्रेट करें। सही कह रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। chlorine is more electronegative than bromine. So sir, सर क्लोरीन की एक्टिवेशन ज्यादा है ब्रोमीन से? नहीं, कम है। देखें, क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ब्रोमीन की कम है ना? तो इस वजह से क्लोरीन ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है ब्रोमीन के मुकाबले में, या अदर वे राउंड कह लें, ब्रोमीन ज्यादा एक्टिवेटिंग है क्लोरीन के मुकाबले में रिलेटिवली। तो इसीलिए ब्रोमीन के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल आया है, यानी ब्रोमीन की रिस्पेक्ट से ऑर्थो पे, ठीक है, ना कि क्लोरीन की रिस्पेक्ट से। लेकिन फिर वही बात, ये कोई बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं है। ये मतलब ये वाली जो 37% है, ये भी अच्छी खासी अमाउंट कहलाएगी, वरना अमूमन मेजर माइनर में तो हम कह रहे होते हैं 90%, 10% या 95 और 5%।
ये दोनों ही अच्छी खासी हेल्थी अमाउंट हमें मिलेगी। ठीक है, ये कंप्लीट पिक्चर है इस रिएक्शन की। इस वाले पर आए, फिर अभी बात की है जब दो ग्रुप आपस में मेटा हो यानी 1,3 लिंक पर हो तो उनके बीच में ग्रुप नहीं आता। ठीक है, अब नाइट्रोनियम आइन कहाँ आएगा, क्योंकि ये डोनेटिंग है, इसकी रिस्पेक्ट से ऑर्थो पे NO2 आएगा या इसकी रिस्पेक्ट से पैरा पर आएगा। यानी ये दो बातें आपके सामने बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये दोनों बनेंगी। और फिर वही बात कि अगर स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप किसको एक्सपेक्ट करेंगे, ऊपर वाली प्रोडक्ट को या नीचे वाली को? क्या ख्याल है आपका? सर ऊपर वाली। रीजन? ऊपर वाली में भी मतलब मेरा जाती ख्याल है नीचे वाली ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मेरा जो ऊपर वाली दिखाई है, पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर आप इसको खोल के लिखें NO2 को तो N डबल बॉन्ड O और यहाँ सिंगल बॉन्ड O है ना, और ये NHCO3 के अंदर N के साथ यहाँ H है और यहाँ पे कार्बोनाइल है, मतलब हाँ कार्बोनाइल और मिथाइल है। तो ये H यानी ये NH वाला, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन 2, ये 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7 मेंबर्ड ही सही, चले 6 नहीं है लेकिन 7 ही सही। तो कुछ तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हैं, और यहाँ तो है ही नहीं क्योंकि ये ना इसके पास तो H ही नहीं है। तो इस हिसाब से मैं इसको प्रिडिक्ट करता हूँ। लेकिन बहरहाल और भी फैक्टर्स होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, अब इसमें नाइट्रो तो कॉमन है, अब हमें ये देखना है कि ये एस्टर ज्यादा बल्कि है या ये एसिड, ये वाला एसिड अमाइडो ग्रुप। ठीक है, इस वाले में मिथॉक्सी की रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये ऑर्थोपैरा है, मिथॉक्सी लोन पेयर मौजूद है, मिथाइल भी ऑर्थोपैरा है लेकिन मिथॉक्सी आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग होता है, तो इसलिए ये पैरा पे अपनी रिस्पेक्ट से क्लोरीन लाएगा या ऑर्थो पे लाएगा। यानी मिथाइल की नहीं चली है, मिथाइल के हिसाब से ऑर्थोपैरा नहीं होगा, मिथॉक्सी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो मतलब इस तरह थ्योरेटिकली तो चारों जगह पॉसिबल है ना, लेकिन कम से कम आप एटलीस्ट इतनी बात तो सेफली कह देंगे कि सर मिथॉक्सी प्रिडोमिनेट करेगा ओरिएंट करने के लिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। मिथॉक्सी विल ओरिएंट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, नॉट द मिथाइल। इसीलिए आप एटलीस्ट ये दो भी बना के छोड़ देंगे ना तो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन अगर आप मिथाइल की रिस्पेक्ट से बनाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक अलग बहस है कि इसमें ये वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है रिलेटिवली, लेकिन भाई बेहतर का मतलब ये नहीं होता कि ये बहुत ही बुरा है, दोनों बनेंगे, बनने से हमें क्या है, लेकिन मिथाइल की रिस्पेक्ट से नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यही बात यहाँ फिट हो जाएगी। ठीक है ना, आप मेरे साथ हैं इस वक्त? यस गुड गुड, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने होने का मुझे एहसास दिलाते रहिएगा। ब्रोमीन इस तरह क्लोरीन की रिस्पेक्ट से पैरा पे आ जाएगा या क्लोरीन की रिस्पेक्ट से ऑर्थो पे आ जाएगा। नाइट्रो तो वैसे भी डोनेटिंग है ही नहीं, ये तो है ही विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है ना, नाइट्रो तो है ही विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इसलिए नाइट्रो का ताल्लुक ही नहीं है। तो ये हमारी कल की बेसिकली बातें थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्पीड से पास किया है। अब थोड़ा सा नया रिएक्शन हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अब तक बेंजीन के जो रिंग है ना, एरोमेटिक रिंग, उस पे तो रिएक्शन पढ़ लिए। अब हम बेंजीन पे जो साइड चेन लगी होती है हम उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअल में बेंजीन का अपना रिएक्शन नहीं है, लेकिन बहरहाल बेंजीन रिंग होने की वजह से कुछ इन्फ्लुएंस तो आएगा बेंजीन का। आपके सामने स्क्रीन पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इसको टॉलिन कहते हैं, मिथाइल बेंजीन या टॉलिन। इथाइल बेंजीन का कोई नाम नहीं होता, लेकिन मिथाइल बेंजीन का नाम होता है। या आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको क्यूमीन कहते हैं। ठीक है, कुछ के नाम है कुछ के नहीं है। और ये विनाइल बेंजीन या इसको स्टाइरीन कहते हैं। स्टाइरीन, क्यूमीन, टॉलिन, ये सारे कॉमन नेम है, लेकिन ये अब पिन बन चुके हैं। तो बहरहाल स्क्रीन पे आपके सामने रिएक्शन है, ये मिथाइल बेंजीन यानी टॉलिन है। व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, तो ये बेंजाइलिक क्लोरीनेशन हो गई। आप जानते हैं इस पोजीशन को बेंजाइलिक कहते हैं, याद आ रहा है, बहुत पहले पढ़ा था। यस सर। ठीक है ना, तो बेंजाइलिक क्लोरीनेशन हो गई इस पर्टिकुलर केस में। फर्दर डाइक्लोरीनेशन, फिर फर्दर ट्राइक्लोरीनेशन, यानी सीक्वेंशियली एक एक हाइड्रोजन बेंजाइलिक वाला रिप्लेस होता रहेगा क्लोरीन से। रिकॉल करें, थोड़ा दिमाग लगाएं
मीथेन की क्लोरीनेशन हम करते थे, एल्केन की फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, उधर भी यही होता था ना, पहले एक H यानी CH3Cl, फिर CH2Cl2, फिर CH3 और फिर CCl4। यहाँ पे भी यही हुआ है, वहां पे मीथेन के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस होते थे, यहाँ मिथाइल के 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। और ये रिंग वाले नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रिंग वाला जो H होता है यानी sp2H, यानी ये वाले जो होंगे ना, ये जो 5 H है इसके साथ, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो वीक नहीं है, वो नहीं टूटते थे आसानी से, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं। रेडिकल केमिस्ट्री हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो आपको मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल होमोलिटिकली क्लीव होगा, पेरोक्साइड यानी रेडिकल इनिशिएटर जिसे कहते हैं हम यूज कर सकते हैं। पेरोक्साइड याद है ना, ROOR, डाइअल्काइल पेरोक्साइड, ठीक है, वो आपका OO बॉन्ड क्लीव करता था होमोलिटिकली, यानी एल्कोक्सी रेडिकल, फिर एल्कोक्सी रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करके या ब्रोमीन मॉलिक्यूल पर अटैक करके ब्रोमीन या क्लोरीन का रेडिकल बनाता था। बहरहाल वॉट एवर द रीजन इज, वी विल गेट दिस क्लोरीन रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल। फिर जो चेन प्रोपेगेशन है, मैं इसलिए इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ इस स्टेप को, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल एल्केन की फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन जैसा ही है, ठीक है। तो ये आपका बेंजाइलिक H रिमूव हो जाएगा तो बेंजाइलिक रेडिकल बन जाएगा। ये लफ्ज याद रखिएगा, बेंजाइलिक, ठीक है ना। और ये बेंजाइलिक रेडिकल भी बहुत स्टेबल होता है। क्या आप मुझे रीजन दे सकते हैं बेंजाइलिक रेडिकल स्टेबल क्यों होता है? कॉन्जुगेशन हो सकती है उसमें। वेरी गुड, क्योंकि वो डीलोकलाइज हो सकता है रिंग के अंदर, साथ में जो रिंग है ना एरोमेटिक रिंग, उसके साथ डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। बल्कि ये आपके सामने स्क्रीन पे भी मौजूद है। ये रीजन है बेंजाइलिक रेडिकल के स्टेबल होने का। मोहम्मद उस्मान, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर ये कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और पाई बॉन्ड शिफ्टिंग ये सब एक ही है? नहीं, मैं बताता हूं आपको। अमूमन कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस को एक ही कहा जाता है, लेकिन नहीं, एक नहीं होती है। बेसिकली रेजोनेंस की टर्म तो हमें मैक्सिमम अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन चूंकि कॉमन इतनी है तो ये हमारी पूरी केमिस्ट्री में पेनिट्रेट कर चुकी है, किताबों के अंदर भी मौजूद होती है। रेजोनेंस, रेजोनेंस सबसे बेस्ट वर्ड होता है डीलोकलाइजेशन, ठीक है, और कॉन्जुगेशन। पहले मैं इन दोनों में फर्क बता दूं आपको, डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन में। देखिए डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन पहले बता रहा था, सॉरी। कॉन्जुगेशन में ये होता है कि हमारे पास ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स। उस पे इलेक्ट्रॉन जो है ना, यानी डबल बॉन्ड का मतलब है पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो उस कॉन्जुगेटिंग सिस्टम पे ना जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्प्रेड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, जिसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओवर द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन का फैला हुआ होना। और सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेटिंग होता है। आप इसको आसान लफ्जों में यूं समझ लें, रेल की पटरी होती है और उसके ऊपर बुलेट ट्रेन चलती है, ठीक है ना। बुलेट ट्रेन की एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि वो बहुत तेज जाती है। तो रेल की जो पटरी है वो डीलोकलाइजेशन, वो है कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो उस पर ट्रेन स्पीड से जा रही है, बुलेट ट्रेन, वो डीलोकलाइजेशन है। तो ट्रेन को जाने के लिए पटरी की जरूरत होती है, बगैर पटरी की ट्रेन चल नहीं सकती। तो डीलोकलाइजेशन के होने के लिए भी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होना जरूरी होता है। कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पे ही चीज इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होता है, ठीक है। ये दो टर्म्स अलग है, लेकिन अलग का मतलब ये नहीं है कि अपोजिट है, ये दोनों पैरेलल है, यानी एक दूसरे के साथ चलती है। अच्छा, रेजोनेंस जो है ना, वो एक्चुअल में ना जो कॉन्सेप्ट लिया जाता है ना, वो डीलोकलाइजेशन से लिंक किया जाता है उसको। आपने देखा होगा कि डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनाते हैं हम, जिसपे डबल बॉन्ड को इधर मूव कर दिया, फिर उधर कर दिया, और पीछे चार्ज दिखा दिया, वो एक्चुअल में डीलोकलाइजेशन है। तो इसके लिए जो बेहतर टर्म है ना, रेजोनेटिंग फॉर्म्स जो हम कहते हैं, उसको हमें कहना चाहिए डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर, बजाय रेजोनेटिंग फॉर्म लफ्ज कहने के आपको डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर कहना चाहिए। लेकिन बहरहाल इतना ज्यादा वो पेनिट्रेट हो चुका है हमारे लिटरेचर में, तो हम उसको अफोर्ड कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये भी रीजन दे दूं कि रेजोनेटिंग फॉर्म को मैं क्यों अवॉइड करता हूँ कहने के लिए, मतलब उसमें क्या बुराई है। देखिए, रेजोनेंस आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, ट्यूनिंग फोर्क एक्सपेरिमेंट होता है बड़ा बेसिक सा।
या चले ट्यूनिंग फोर्क भी छोड़े, सिंपल सा आप मेटल का रूलर लें, स्केल पे टेबल पे रखें, आधा अंदर टेबल पे और आधा बाहर, और हाथ से इसको ऊपर से नीचे एक मोशन उसको प्रोड्यूस करें तो वो ऊपर नीचे रेजोनेट होता रहेगा। ऐसी है ना, जिसको जैसे ट्यूनिंग फोर्क में होता है, आप इसको हिट करते हैं तो वो रेजोनेट होती रहती है अपने एक एक्सिस के ऊपर। आर यू विथ मी? सर पता। अच्छा, अब पता है ना? हाँ, अब मेरी बात सुने। उसको रेजोनेंस इसलिए कह रहे हैं कि वो फिजिकली बाकायदा एक वक्त में एक चीज कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, लेकिन एक वक्त में दोनों जगह मौजूद नहीं है कि वो ऊपर भी हो नीचे भी हो, क्योंकि है तो फिजिकल एग्जिस्टेंस ना उस ट्यूनिंग फोर्क की बॉडी की या स्केल की, तो वो रियल में रेजोनेंस है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन तो होते ही वेव है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर से ज्यादा हम इसको वेव नेचर कंसीडर करते हैं ना, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन अगर वेव हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक वक्त में एक जगह हो तो दूसरी जगह ना हो। इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में हर जगह होता है। मतलब अगर ब्यूटाडाइईन है, ब्यूटाडाइईन 4 कार्बन की चेन बनाइए, 1 2 पे डबल बॉन्ड लगाएं और 3 4 पे डबल बॉन्ड लगाएं, ब्यूटाडाइईन जिसे कहते हैं ना। तो ब्यूटाडाइईन में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो चारों एटम पे मौजूद है, चारों पे। दैट्स कॉल्ड डीलोकलाइजेशन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, वो चारों एटम्स से मौजूद है। वो अलग बात है कि जो इनका कंट्रीब्यूशन होता है वो किसी पे ज्यादा किसी पे कम होता है, शुरू के जो पहला और दूसरा होगा उस पर पहले पे ज्यादा होगा, तो ये अलग बहस है। तो बहरहाल ये फर्क होता है डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के अंदर। रेजोनेंस इज इक्वल टू डीलोकलाइजेशन बट बेटर टू अवॉइड रेजोनेंस। ठीक है, तो ये जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त हो रहा है ना प्रोसेस, ये डीलोकलाइजेशन है। देखिए इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, ये देखें यहाँ बहरहाल पाई नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन रेडिकल है। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज हुआ तो फौरन ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो गई होमोलिटिकली, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज हुआ। फिर अगली बारी में ये यहाँ, फिर अगली बारी में यहाँ। ये हम दिखा तो देते हैं ऐसे टुकड़ों में, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में ऐसा है कि ये वेव है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दफा यहाँ है, एक दफा यहाँ है, एक दफा यहाँ है, एक दफा यहाँ है। लेकिन ये बात तय है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, 3 जगहों पे नहीं है। ठीक है, तो ये फर्क होता है। अब देखिए यहाँ पे वही रेजोनेंस, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इतनी कॉमन टर्म हो चुकी है, तो इसलिए हम इसको रेजोनेंस लिख देते हैं, बट बेटर टू से बेंजालिक रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन। ठीक है, अब बेंजालिक रेडिकल बन गया है तो फिर आप ब्रोमीन या क्लोरीन से इंटरेक्ट करके सब्स्टिट्यूशन कर देगा और बाद में जब चेन टर्मिनेशन है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, या एक्स रेडिकल और एक्स रेडिकल मिलके X2 मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो कोई मुश्किल तो नहीं है स्टूडेंट ये रिएक्शन? अरे क्या चांसेस हैं कि वो रेडिकल बेंजीन से रिएक्ट कर जाए रिंग से? नहीं है। रेडिकल तो इतना रिएक्टिव है, बिल्कुल हाँ, आपका क्वेश्चन कंसर्न सही है, रेडिकल बहुत रिएक्टिव होता है, लेकिन जब वही बात है ना, जब पॉसिबिलिटी में ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी मौजूद है उसके पैरेलल, तो वो उसी से करेगा ना। यानी ये वाला जो CH है ये वीकर होता है sp2CH के मुकाबले में, यानी बेंजीन वाले CH के मुकाबले में ये CH वीकर होता है, तो इसी से करता है। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, हमने याद है पढ़ा था कि ब्रोमीन ज्यादा सिलेक्टिव होता है क्लोरीन के मुकाबले में। ठीक है ना, तो इसलिए अगर आप ब्रोमीन यूज कर रहे हैं, Br2 है ये, तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्लोरीन में चले एक लम्हे को हम सोच सकते हैं कि शायद, क्योंकि क्लोरीन रेडिकल रिएक्टिव ज्यादा होता है ब्रोमीन रेडिकल के मुकाबले में, तो शायद वो बेंजीन का H रिप्लेस करता है, हालांकि वो भी नहीं करता, वो रीजन में दे चुका हूं क्यों नहीं करता, लेकिन ब्रोमीन का तो आप सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए हम बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन ही ज्यादा प्रीफर करते हैं। देखिए बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन तो इसलिए भी अच्छी है कि डाइब्रोमिनेशन भी नहीं करके देती है, वरना अभी देखें ना 2H मौजूद है तो डाइब्रोमिनेशन और ट्राइब्रोमिनेशन भी हो सकती है, क्योंकि ब्रोमीन बड़ा सिलेक्टिव होता है तो अच्छा होता है, मतलब सिंथेटिक यूटिलिटी है। क्योंकि क्लोरीन तो बस जल्दबाजी में वो हर जगह आके अटैच हो जाएगा, तो वो फिर वो काम ही नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली। खैर, ये कंपाउंड NBS कहलाता है, एन ब्रोमोसक्सिन इमाइड, NBS। इसका काम होता है ब्रोमीन सोर्स जनरेट करना, ब्रोमीन देना, ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है NBS, लेकिन वक्त के साथ साथ ये
रस्टी ब्राउन जैसा इसका कलर हो जाता है, जंग जैसा। क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्रोमीन निकलती रहती है इसमें से, और ब्रोमीन होती है ब्लड रेड कलर की, लिक्विड होती है ब्रोमीन ब्लड रेड। तो वो ब्लड रेड जो ब्रोमीन का कलर है वो, और व्हाइट पाउडर का जो कलर है वो थोड़ा सा जब मिक्स होगा तो फिर वो जैसे जंग का सा रंग होता है, रस्टी ब्राउन। तो ये डब्बा वैसा होना शुरू हो जाता है अंदर से, बॉटल जो है। मैंने बहुत अपने पीएचडी में यूज किया है इस कंपाउंड को। अच्छा, ये डाई अल्काइल पेरोक्साइड है, और बाकी आप समझ गए होंगे। बस ये आप याद कर लें कि एनबीएस अगर यूज होगा, एनबीएस बहुत कॉमन है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ याद करने को, तो आप बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कर दीजिएगा, ठीक है। सर ब्रोमीन लेने से क्या मसला? ब्रोमीन लेने से मसला ये है कि चांसेस हैं कि शायद डाइब्रोमिनेशन हो जाए, शायद ट्राइब्रोमिनेशन हो जाए। तो हम सेफ साइड पे जाना चाह रहे हैं ना, हम सेफर गेम खेलना चाह रहे हैं। तो ये एनबीएस जो है ना, ब्रोमीन की सप्लाई को लिमिट कर देती है, महदूद कर देती है। ये वजह, समझ में आ रही मेरी बात? और एक और रीजन दूं मैं आपको। आप अगर चले क्लेम करें नहीं सर हम सेफली कर लेंगे, तो ब्रोमीन होता है कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग, और बैन भी होता है, अक्सर हम यूज भी नहीं करते हैं। रिसर्च पर्पस के लिए तो खैर अलाउड होता है, लेकिन वैसे जनरल हम स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे यूज नहीं करते हैं। ब्रोमीन वाटर जरूर होता है, लेकिन जो ब्रोमीन लिक्विड होती है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और बॉटल बड़ी भारी होती है इसकी, तो वो यूज नहीं करते क्योंकि कैंसर कॉजिंग होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, तो ये टॉक्सिक होता है, हेल्थ हैजर्ड होता है। तो इसलिए हम उसका ऑल्टरनेट यूज कर लेते हैं एनबीएस, क्योंकि हमें तो ब्रोमिनेशन ही करनी है ना, और ऊपर से हमें तो करनी भी मोनोब्रोमिनेशन है, तो एनबीएस से बेहतर कोई चीज नहीं है, इसलिए एनबीएस यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, वंस यू हैव ब्रोमिनेटेड द बेंजाइल टू मेक बेंजाइल ब्रोमाइड, अब आपके पास एक नया दरवाजा खुल गया, यू हैव ओपन द डोर। क्या आप इथॉक्साइड लाएं तो ब्रोमीन रिप्लेस कर जाएगा, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आपके पास इथॉक्सी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, और अगर आप साइनाइड लाएं, NaCN, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, NaCN सोडियम साइनाइड, तो ब्रोमीन रिप्लेस कर जाएगा CN से, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल बन जाएगा, बेंजाइल नाइट्राइल, ठीक है। और इसके बाद नाइट्राइल को आप हाइड्रोलाइज कर लें, हाइड्रोलाइसिस कर लें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी CH2 बेंजीन CH2 और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का आप ईस्टर बना सकते हैं, इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट करके ईस्टर बनाने के बाद आप इसको मल्टीपल एनिलीन डेरिवेटिव से ट्रीट करें तो अमाइड बना सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, मतलब कितने सारे रास्ते खुल गए, सिंथेटिक यूटिलिटी कितनी है इस कंपाउंड की। मैं सिर्फ ये आपको इंप्रेशन देना चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सर एस्टर वाला नहीं पढ़ा ना हमने? हाँ, अभी नहीं पढ़ा, वो कार्बोनाइल केमिस्ट्री में आएगा बेसिकली, इसलिए मुझे ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने ज्यादा उसको डिटेल में नहीं बोला, क्योंकि फिर आप पूछते हैं। तो वो अभी हम पढ़ेंगे खैर, कार्बोनाइल केमिस्ट्री, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ठीक है। एनीवेज, ये कह रहे हैं कि conjugation is favored when alkynyl benzene are formed by elimination reactions। को देख लेते हैं। आपके सामने दो मॉलिक्यूल है, इस वाले मॉलिक्यूल में फायदा है क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है ना वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है इस बेंजीन रिंग के साथ, जबकि इसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नहीं मिल रहे ना आपको, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, डबल सिंगल फिर दोबारा सिंगल। कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये सारी बात कह क्यों रहे हैं ये आपको आगे नजर आएगी। ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, एसिड डाला, क्या होगा, ये प्रोटोनेट होगा, हमेशा ऐसी होता है, और उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यू विल गेट दिस कार्बोकैटाइन, ठीक है। अब कार्बोकैटाइन यानी ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है, दोनों लेफ्ट राइट, तो ये बीटा हाइड्रोजन है। अब एक को HA कह दिया, एक को HB कह दिया, ऐसे ही लोकेट करने के लिए, लेबल करने के लिए। अब आप अगर HA आपका रिमूव होता है तो आपको डबल बॉन्ड यहां मिलेगा, और अगर HB रिमूव होता है तो डबल बॉन्ड यहां मिलेगा। आपके सामने रीजन मौजूद है कि HA रिमूव क्यों होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड फिर कॉन्जुगेटेड मिलेगा आपको रिंग सिस्टम के साथ, जबकि HB रिमूव होने से आपको डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड नहीं मिलेगा। और कॉन्जुगेशन एक अच्छा अमल है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉलिक्यूल वांट्स टू बी इन द स्टेट ऑफ कॉन्जुगेशन, तो इसलिए
ओवरऑल जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है इस अल्कोहल में वो यहां से निकला है, OH निकला और ये H निकला, ठीक है, ना कि यहां से। समझ में आ रही है ये एग्जाम्पल? जी जी पूछें सर। माइग्रेशन नहीं होने, माइग्रेशन का क्या सीन होगी? माइग्रेशन हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो जब भी कोई चीज बनेगी आपके सामने, मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ, HA को आप यहां माइग्रेट करा दें इधर, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, यानी बेंजाइलिक कैटाइन बन जाएगा। उसके बाद दोबारा HA निकाल दें, फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो फिर घूम के यहीं पहुंच जाएंगे ना, आपको पहुंचना तो यहीं पर ही है, तो फायदा क्या माइग्रेट करने का? हो सकता होती है माइग्रेशन, है आपको ये नहीं कह रहा नहीं होती है, लेकिन होने के बाद भी ये चीज मिलेगी। तो देखो मॉलिक्यूल जब ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है ना किसी प्रोडक्ट में, तो कई सारी चीजें बन रही होती हैं, हम हर चीज नहीं दिखाते और हमें हर चीज पता भी नहीं होती है, हम सिर्फ अपने मतलब की यानी जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है ना, हम खाली उसको दिखाते हैं। तो माइग्रेशन अगर होती भी है तो क्या फर्क पड़ता है? और अगर एच बी माइग्रेट करता है, आप ये सोच रहे हैं, तो उसके चांसेस कम है, क्योंकि वो माइग्रेट होगा तो यहाँ पे सेकेंडरी कैटाइन आएगा। अच्छा अभी भी सेकेंडरी है, लेकिन उसके माइग्रेशन तो उसमें होती है ना जिसमें टर्शियरी, जिसमें बेटर चॉइस होती है। सॉरी सर, हाँ मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन अगर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा हो, सेकेंडरी टर्शियरी में हो रहा हो, तो इसलिए एच बी का माइग्रेट होना इसलिए इतना प्रोबेबल नहीं है कि दोनों सूरतों में आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा। अलबत्ता एच ए माइग्रेट इसलिए हो सकता है कि सेकेंडरी से आपको बेंजाइलिक मिल जाएगा, और बेंजाइलिक भी सेकेंडरी होता है, लेकिन बेंजाइलिक इसका स्पेशल केस है क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से वो होगा। अब आपके सामने स्क्रीन पे रिएक्शन मौजूद है। अब ये बिल्कुल एल्कीन केमिस्ट्री है ये बेसिकली, ये लेकिन चूंकि रिंग के साथ है तो इसलिए इसको हम बेंजीन में पढ़ रहे हैं। अगर आप HBr यूज करते हैं और डाइअल्काइल पेरोक्साइड के साथ, तो एंटी मार्कोनिकोव हाइड्रोब्रोमिनेशन होगी और H लेफ्ट पे मिलेगा, Br राइट पे मिलेगा। और अगर आप सीधा HBr एसिड यूज करते हैं तो Br पहले मिलेगा, H बाद में। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं दोनों रिजियो आइसोमर्स को? तो पॉजिटिव बेंजीन के करीब फॉर्म होगा नीचे वाले केस में ना, ये वाले में सर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये जो पाई बॉन्ड है, मैं नीचे वाला रिएक्शन बता रहा हूँ, पाई बॉन्ड प्रोटोनेट H से अटैक करेगा, ये वाली कार्बन जो है ये प्रोटोनेट होगी, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बेंजाइलिक कैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत सेकेंडरी कैटाइन के। फिर ब्रोमाइड अटैक कर देगा। ये तो नॉर्मल बात हो गई नीचे वाली। ऊपर अलबत्ता उल्टा है, क्योंकि आपको पता है एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देता है। हालांकि मार्कोनिकोव ही एक तरीके से स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये होता है कि जब पाई बॉन्ड पहले डाइअल्काइल पेरोक्साइड टूटेगा एल्कोक्सी रेडिकल में, वो H को एब्स्ट्रैक्ट करके ब्रोमीन रेडिकल लाएगा, फिर ब्रोमीन रेडिकल जो है वो यहाँ पर अटैच करेगा ताकि हमें यहाँ पे रेडिकल मिल जाए, बेंजालिक रेडिकल मिल जाए, बाद में वो H लेकर यहाँ H ला देगा। ठीक है, बहरहाल यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये है एल्कीन केमिस्ट्री वाला रिएक्शन, लेकिन हम चूंकि बेंजीन के साथ चिपका हुआ इसलिए हमने बेंजीन के साथ पढ़ लिया, तो ये दोनों जगह फिट हो रहा है। अच्छा, ये तो मैकेनिज्म भी मौजूद है, मेरे ज़हन में नहीं था, आप देख सकते हैं, मैं आपको क्विकली बता दूं। डाइअल्काइल पेरोक्साइड ने एल्कोक्सी रेडिकल बनाया, फिर उसने H एब्स्ट्रैक्ट किया, ब्रोमीन रेडिकल दिया, ब्रोमीन रेडिकल ने ये वाला कार्बन से बॉन्ड किया ताकि बेंजालिक रेडिकल मिल जाए जो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ब्रोमीन रेडिकल यहां आता तो हमें ये वाला रेडिकल मिलता जो कम स्टेबल है, इसलिए ये वाला बनेगा मोर स्टेबल, और उसके बाद ये H एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है भाई, मैकेनिज्म समझ में आ गया ये? यस सर। चल आगे बढ़ते हैं। और ये तो पोलर मैकेनिज्म है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं बता दूं, ये रेडिकल मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें देखें कहीं पे भी ना प्लस चार्ज नजर नहीं आ रहा है ना माइनस चार्ज नजर आ रहा है। तो वो मैकेनिज्म जो जिसमें कोई चार्जेस नहीं डेवलप होते, सिर्फ रेडिकल जनरेट होते हैं, उसको रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। और वो मैकेनिज्म जिसपे सिर्फ कैटाइंस या एनाइन जनरेट होते हैं, चार्जेस डेवलप नहीं होते, उसको पोलर मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये पोलर मैकेनिज्म है। याद है मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी, रेडिकल मैकेनिज्म, पोलर मैकेनिज्म और पेरिसाइक्लिक। ठीक है, तो जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं उनमें ना रेडिकल जनरेट होता है ना कैटाइंस एनाइन जनरेट होते हैं, वो वैसे ही हो जाते हैं, यानी कंसर्टेड होते हैं, साइक्लाइजेशन या जो भी व्हाटएवर। तो वो भी कोई एग्जांपल आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे जो एल्कीन या एल्काइन की हाइड्रोजिनेशन होती है मेटल कैटालाइज्ड, वो पेरिसाइक्लिक है। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं,
डील डाल्टन रिएक्शन है, बहुत सारे। सर ओजोनोलिसिस भी पेरिसाइक्लिक है, लेकिन उस पर चार्जेस मौजूद होते हैं, लेकिन वो जो चार्ज है ना वो ओजोन का अपना चार्ज है। अगर आप मतलब वो कोई नया चार्ज जनरेट नहीं हो रहा, वो ओजोन का अपना चार्ज होता है, एक प्लस और एक माइनस, यानी वो शुरू से लेके चल रहा होता है उस चार्ज को। और वैसे भी बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं जो जहां पे चार्ज डेवलप हो जाता है, तो ये मिक्स केसेस भी आ जाते हैं। तो ओजोनोलिसिस में बीच में चार्ज आता है, लेकिन वो कहलाता पोलर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही है, ठीक है, डोमेन वही है ओजोनोलिसिस की, वो कहलाता है 1,3 डायपोलर। ये जो वो होते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इसमें भी टाइप्स होती है ना, तो वो जो ओजोनोलिसिस वाला है एल्कीन की, उसको कहते हैं 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब 1,3 डायपोलर लफ्ज क्या होता है, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ये आपका डील डाल्टन रिएक्शन, ठीक है, 2+4 वाला, तो फिर वो वहां पे बताऊंगा कि 2+4 क्या होता है और 1,3 डायपोलर क्या होता है। एनीवेज ये मैकेनिज्म सामने मौजूद है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना। ये वाली कार्बन प्रोटोनेट हो रही है, यहाँ बेंजाइलिक कैटाइन बन रहा है जो ज्यादा स्टेबल है, ब्रोमाइड इसी पे हमला करेगा, ना कि ये बनेगा, ठीक है। साइड चेन की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। पहले सादा तरीन केस ले लेते हैं, मिथाइल बेंजीन है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलाइन, और इसको हीट किया और ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना लेगा पहले स्टेप में, O नेगेटिव, ठीक है, और बाद में एसिडिक वर्कअप किया तो ये कार्बोक्सिलिक, और इन्होंने तो देखे 100% यील्ड लिख दी, यानी बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बहुत नीट रिएक्शन है, ठीक है भाई। तो ये बड़ा काम का रिएक्शन है, इसको पक्का कर लीजिएगा। यानी मिथाइल बेंजीन जो है बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 OH और बाद में वाटर से, एक्वस मीडियम, एसिडिक मीडियम से। लेकिन अभी आप और चीज देखिएगा, ये देखें जो भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट एक ही दे रहा है, तो इससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है, मतलब आप क्या एक कॉमन पॉइंट क्या आप ढूंढ सकते हैं इन सब में? कोई भी अल्काइल चेन हो कार्बोक्सिलिक एसिड में। वेरी गुड। और अब बात को थोड़ा सा एलिब्रेट करें, एल्काइल या एल्कीनाइल भी तो हो सकता है, क्योंकि ये इसको तो एल्काइल नहीं कहेंगे ना दूसरे वाले को, कि एल्कीनाइल है चेन हो, कोई भी कार्बन चेन हो, कार्बन चेन, हाँ जी, पूछे स्टूडेंट। सर इसके अक्रॉस में एक और बेंजीन, सॉरी सर। अच्छा, तो बात यह है बेसिकली बेंजीन के साथ वाली कार्बन जिसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं ना, वो बेंजाइलिक कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाती है KMnO4 से, और वो बेंजाइलिक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब बेंजाइलिक कार्बन है। उसके बाद जितनी भी कार्बन होती है, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, वॉटएवर, वो सब क्लीव हो जाती है, कट जाती है। और जो बेंजाइलिक कार्बन है, भले वो sp3 हो या sp2 हो या sp हो, देखें डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस है, ये दोबारा sp2 हो यानी कार्बोनाइल हो, वॉटएवर, हमें इससे कोई लेना देने नहीं है, वो सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगी। आप लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर हमें कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड लैब में बनाना है और आपके पास ये चारों मौजूद है और साथ में मिथाइल बेंजीन भी मौजूद है एक और, तो आप किसको प्रीफर करेंगे बेंजोइक एसिड बनाने के लिए? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को, वेरी गुड। क्या रीजन है? 100% यील्ड होगी। चलो वो तो हमने लिख दिया था, लेकिन और रीजन बताएं। सर उसमें कोई एल्केन की चेन नहीं मिलेगी। वेरी गुड, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यकीनन वो सबसे चीप होगा, सस्ता होगा टॉलिन, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है एक महंगा केमिकल होगा ना, तो क्योंकि जितना ज्यादा आप लॉस दे रहे हैं ना, नुकसान दे रहे हैं, वो आपकी इकोनॉमी खराब करेगा। क्या मतलब, यहाँ पे अगर आप ये वाला मॉलिक्यूल लेते हैं तीसरा, और आपकी नियत बेंजोइक एसिड हासिल करना है, तो मेरे ख्याल से ये स्टुपिडिटी होगी ये वाला मॉलिक्यूल यूज करना, क्योंकि इसको ऐसा करने से आप 1 2 3 4 4 कार्बन की सोर्स जाया कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने कार्बन लोड बढ़ता रहेगा उतने एक्सपेंसिव बढ़ते रहते हैं, अब यूजुअली ऐसा होता है। वो अलग बात है, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट होती है वो अच्छे खासी लॉन्ग चेन होती है और बहुत इकोनॉमिकल भी होती है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जो जितना सिंपलेस्ट
होगा उतना अच्छा है। ये तो वही सारी बातें हो गई ये वाली, यूजिंग हॉट एल्कलाइन KMnO4, एल्काइल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल, एसाइल सब कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक अब नई बात, अगर आपके पास कोई बेंजाइलिक अगर आपके पास जो बेंजाइलिक कार्बन है वो टर्शरी है तो ऑक्सीडेशन नहीं होती है, ठीक है। ये एक बस फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी में भी चल जाएगा, यानी अगर मैं इस मिथाइल को हटा के H लिख दूं यहाँ पे, यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसे कहते हैं, अगर मैं यहाँ H कर दूंगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन अभी आपने नाम पढ़ा था, तब भी बेंजोइक एसिड दे देगा, लेकिन ये टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन नहीं देता बस। तो ये टर्शरी अगर है अल्काइल, यानी कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो ये आपको ये होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी है, नीड बेंजाइलिक हाइड्रोजन फॉर एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडेशन। ये होता यही है, लेकिन यहाँ मैं इसलिए खामोश था इस बात में, ये देखें यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है ना, ना यहाँ है ना यहाँ है, तब भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये बेसिकली बात इनकम्प्लीट है। आप इसको बस यूं समझ सकते हैं कि अगर एल्काइल ग्रुप होगा एल्काइल, तो वो प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए, बस टर्शरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये एक फैक्ट है। वैसे भी अब इसको हम इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए नहीं कह पा रहे कि इसका मैकेनिज्म भी नोन नहीं होता, मतलब आपने कहीं पे भी मैकेनिज्म नहीं देखा होगा KMnO4 के ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। वो डायोल वाला तो मिल जाएगा आपको, यानी आप जो कोल्ड कंडीशन में एल्कीन से डायोल बनाते हैं 1,2 डायोल, जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से भी बना सकते हैं, वो वाले मैकेनिज्म तो मिल जाएंगे आपको, वेल नोन है, वेल स्टडीड है। ये वाला नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। सिंथेटिक स्ट्रेटेजीज है। अब ये आपसे सवाल है, चेक करना आप कितने जागे हुए हैं। बेंजीन आपके पास है, पैरानाइट्रोटोलिन बनानी है, रूट बताइए। सर एक तो वो H2SO4 प्लस HNO3 उससे सिंपली हो सकते हैं। क्या, सॉरी पहला स्टेप क्या होगा? सर वो जो हम नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते थे, नाइट्रो ग्रुप तो उससे अटैच हो जाते। सर पहले टोलुइन क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद नाइट्रो बेंजीन करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, मैं बेसिकली पहले बोले सर पहले फील्ड क्रॉप सल्फाइलेशन होगी, उसके बाद फिर नाइट्रेशन होगी। मतलब आप इसको इस तरह बोले सर, पहले मिथाइलेशन है फिर नाइट्रेशन है, या पहले नाइट्रेशन है फिर मिथाइलेशन है, कौन सा ऑप्शन है? मिथाइलेशन होगी फिर नाइट्रेशन होगी। चले लेट्स सी, सही कह रही हैं आप, वेरी गुड। क्योंकि मिथाइल ग्रुप पैरा डायरेक्टर है, तो मिथाइलेशन करने के बाद नाइट्रेशन तो आसानी से हो जाएगी, लेकिन अगर आपने पहले नाइट्रेशन कर दी ना, तो नाइट्रो मेटा डायरेक्टर होता है, तो फिर वो मिथाइल को पैरा पे नहीं आने देगा, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप ओपी डायरेक्टर है, NO2 मेटा डायरेक्टर है, तो इसलिए पहले मैथिलेशन होगी, वही फ्रेडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन जिन्होंने कहा था, सही कहा था, फिर ये पैरा नाइट्रेशन हो जाएगी। ऑर्थो नाइट्रेशन भी होगी, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगी, आप प्यूरिफाई करके इसको आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। और अगर ऑर्डर रिवर्स कर दिया, जो मैं बात कह रहा हूं, तो नाइट्रेशन के बाद तो फिर मेटा में मिलेगा आपको, पैरा पे नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, रूट बताइए। सर पहले नाइट्रेशन, फिर मिथाइलेशन, फिर ऑक्सीडेशन, KMnO4। अच्छा, चलो बहुत अच्छी अप्रोच है माशाल्लाह, वेरी गुड। और कोई तरीका है इसके अलावा सेकंड रूट? पहले मिथाइलेशन, फिर ऑक्सीडेशन और फिर नाइट्रेशन, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हाँ सर हो सकता है ना। चलो देखते हैं क्या आंसर है। ये तो आपकी वाली बात है शायद, नहीं ये पहले मेरी वाली बात है कि पहले अल्काइलेशन करा, फिर ऑक्सीडेशन करी, फिर नाइट्रेशन करी, ठीक है। तो ये रूट 1 ये है जो आपने कहा था, है ना, आपने कही थी कि नाइट्रेशन करी पहले, फिर मैथिलेशन, फिर ऑक्सीडेशन,
रूट 2 जो मैंने कहा, पहले मेथिलेशन, फिर ऑक्सीडेशन और फिर नाइट्रेशन। अब सवाल यह है कि विच इज बेटर रूट। दोनों रूट आपके सामने, दोबारा देख लें। रूट 1 ये है नाइट्रेशन, मेथिलेशन, ऑक्सीडेशन। रूट 2 ये है। क्या ख्याल है भाई, क्या किसको आप प्रिफर करेंगे? जी स्टूडेंट्स। सर मैं अपने वाले को करूंगा। आपका वाला रूट नाइट्रेशन वाला था? नहीं, देखें ये कहता है कि जो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, वो यूजुअली पुअर यील्ड देते हैं जब कोई विड्रॉइंग ग्रुप साथ में लगाओ, तो इसलिए रूट 2 बेटर है, यानी ये वाला जो मैंने कहा था। क्यों, मैं दोबारा बता दूं। आपके वाले रूट में ये मसला है कि आपने नाइट्रेशन करी, इसके बाद जब आप इसकी मेथिलेशन करना चाह रहे हैं रिंग की, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप लगा है ना, इसके पास भी लोन पेयर मौजूद है और ऑक्सीजन के पास भी, ये एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप एल्यूमिनियम यानी जो लुईस एसिड है उसको नाइट्रोजन के सामने ना लाएं। तो बेहतर है कि आप ये रूट ले लें आपके सामने। जब आप ऐसा करेंगे तो जब आप एल्यूमिनियम ला रहे हैं उस वक्त खाली बेंजीन है, ठीक है? तो आप जी बोले सर नाइट्रोजन का लोन पेयर तो ऑक्सीजन के साथ नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, सॉरी, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कर सकता है। और वैसे भी विड्रॉइंग ग्रुप के साथ इसलिए मना करते हैं, विड्रॉइंग क्या, डोनेटिव ग्रुप भी लगा हो ना, मतलब अगर अमीनो लगा हुआ, हाइड्रोक्सी लगा है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड उसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है तो वो एंकर कर जाएगा, कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए मेरा वाला रूट बेहतर है। और मैं एक और रीजन दूं आपको जो यहां लिखा हुआ नहीं है शायद, देखें इसमें आखिरी स्टेप में क्या है, कार्बोक्सिलिक एक मेटा डायरेक्टर है तो उसने नाइट्रेशन कर ली, और यहां पे नाइट्रो भी मेटा डायरेक्टर है तो उसने मेथिलेशन कर ली यहां पे, है ना? लेकिन कार्बोक्सिलिक नाइट्रो जो है वो ज्यादा विड्रॉइंग होता है कार्बोक्सिलिक के मुकाबले में। NO2 इज मोर विड्रॉइंग देन CO2H। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि नाइट्रो को आखिर में लाया जाए, क्योंकि जब नाइट्रो एक दफा रिंग पे आ जाता है ना तो रिंग को बहुत डीएक्टिवेट कर देता है। तो इसकी वजह से फिर आपको ना अगले इलेक्ट्रोफाइल को लाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, हार्श कंडीशन लगाना पड़ती है। तो यहाँ पे आप पहले ही नाइट्रो लेकर आ गए तो उसके बाद नाइट्रो हर आने वाले ग्रुप को तंग करेगा अपनी विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से। तो बेहतर है कि नाइट्रो जैसी एक विड्रॉइंग चीज को आखिर में रखा जाए, ठीक है? ये भी एक रीजन होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ इन्होंने दूसरे तरीके से इसको जस्टिफाई कर दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है? एक्टिव रहे भाई स्टूडेंट, पार्टिसिपेट करें। क्या रूट सजेस्ट करते हैं, बोले? सर पहले ब्रोमिनेशन होगी एंड देन एल्काइलेशन। तो वो तो फिर ब्रोमिनेशन के बाद तो पैरा पे आएगा इथाइल, या ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे कैसे आएगा? सर सही तो है। नहीं ना, पहले एसाइलेशन होगी फिर ब्रोमिनेशन होगी, बिकॉज़ वो मेटा डायरेक्टर होता है। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा मैं जवाब दे दूं, जो पहले स्टूडेंट ने कहा, जिस पे बाद में किसी ने कहा सही तो है, तो सही नहीं है। आपने जब पहले ब्रोमिनेशन कर दी ना, तो ब्रोमीन तो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो फिर वो इथाइलेशन थोड़ी कर पाएगा मेटा पे, वो तो फिर ऑर्थो पे इथाइल लाएगा या पैरा पे इथाइल लाएगा। और अगर आपने पहले इथाइलेशन कर दी तब भी वही बात है, वो ऑर्थो पे ब्रोमीन लाएगा या पैरा पे लाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं और हैं जबकि मेटा पोजीशन पे। तो इसका मतलब है आपको कोई ट्रिक लगाना पड़ेगी, और ट्रिक यही है कि सबसे पहले वही दो रूट हो गए, सॉरी, सबसे पहले आप एसाइलेशन कर लें, एसिटाइल ग्रुप लिया है रिंग पे, एसाइलेशन, उसके बाद आप ब्रोमिनेशन कर लें,
तो एसिटाइल की रिस्पेक्ट से मेटा पे आ जाएगा। फिर आप इस एसिटाइल वाला जो डबल बॉन्ड O है उसको क्लीव कर दें, यानी डी वो कर दें वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, ये बात जो मैं कह रहा था कि ये Br और इथाइल जो है दोनों ओपी डायरेक्टर है, तो हम मेटा कैसे इन दोनों को बीच में ला सकते हैं। तो ये वही बात ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो अल्काइल ग्रुप्स ना, एल्काइल ग्रुप उससे है, हेलो के मुकाबले में है ज्यादा, हेलोजन के मुकाबले में हाइड्रोक्सी से कम है, लेकिन हेलोजन से ज्यादा ओपी डायरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे वो बात थोड़ी लग रही है आपकी भाई, यहाँ पे तो ये जो ब्रोमो है और इथाइल है दोनों ओपी डायरेक्टर है, और जबकि दोनों मेटा पे जुड़े हुए हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक को भी पहले ले आओगे तो दूसरा वाला ऑर्थो या पैरा पे ही आएगा ना, और लाना मेटा पर है। तो इसका मतलब है आपको कोई ऐसी चीज बीच में लाना पड़ेगी जो मेटा डायरेक्टर होगी, मजबूरी है। तो ये इसका रूट है, पहले एसाइलेशन करी, एसिटाइल ग्रुप आ गया, फिर ब्रोमिनेशन करी ताकि मेटा पे ब्रोमीन आ जाए, और फिर ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन या फिर क्लेमेर्सन रिडक्शन, इस वक्त क्लेमेर्सन लिखा हुआ है, ये बना लिया। ये रूट अच्छी तरह देख ले और अपने आप को कन्विंस करें कि ये इसी तरह हो सकता है। ठीक है, और साथ में ये रीजन भी देखें, एसिटाइल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड इस्तेमाल हुआ है, ये लिखना मत भूलिएगा, और ब्रोमीन के साथ FeBr3 इस्तेमाल हुआ है, या AlCl3 भी कर सकते हैं, लिखना मत भूलिएगा। और जिंक मरकरी अगर है तो HCl हीट है, और अगर हाइड्रोजीन था NH2 तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हीट होता है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये रूट है। अच्छा, अब एक और चीज डिस्कस करते हैं प्रोटेक्टिंग और डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप से हवाले से। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके रिंग पर NH2 लगा हुआ है अमीनो ग्रुप, तो आप रिंग की सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते इतनी आसानी से। यानी आपके पास अगर एनिलीन है NH2 बेंजीन, तो आप जब कोई इलेक्ट्रोफाइल लाने की कोशिश करेंगे ना, तो बजाय इसके कि रिंग वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल से अटैच हो, नाइट्रोजन इटसेल्फ भी तो हो सकता है, ठीक है ना, या फिर मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो एनिलीन है वो बहुत रिएक्टिव होता है, तो ऑर्थो पे भी दे दे प्रोडक्ट, पैरा पे भी दे दे। ये तीसरी बात ये हो सकती है कि आपका रिंग ही क्लीव कर सकता है। क्या कहना है, क्या कह रहा हूं, सारी बातें आपके सामने। ये एनिलीन है, आपका इरादा है कि आप इसकी नाइट्रेशन कर दें, रिंग की नाइट्रेशन, लेकिन नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल जब आप करेंगे ना, तो आपको मैस एक बिल्कुल मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। जो आप चाह रहे थे कि मैं ऑर्थो पे ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बना लूं या पैरा नाइट्रो एनिलीन बना लूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हो नहीं पाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि NH2 बेस भी तो होती है ना, तो सीधा सीधा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड प्रोटोनेट कर देगा एनिलीन को, तो एनिलीनियम नाइट्रेट बन जाएगा। दूसरा ये है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अलॉन्ग विद बीइंग द एसिड, तो वो इसको कार्बन को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, इस रिएक्टिव कार्बन को। ये नहीं है आप बोले सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो फिर बेंजीन क्यों नहीं कर रहा था, बेंजीन की नाइट्रेशन भी तो हो रही थी ना, लेकिन वहां पे कार्बन एक्टिवेटेड नहीं थे, यहाँ पे एक्टिवेटेड है इस एनिलीन की वजह से। तो हल क्या है? अगर मुझे एनिलीन की नाइट्रेशन करनी है तो मुझे एक ट्रिक लगाना पड़ेगी। वो ट्रिक ये है कि मैं उस एनिलीन का जो NH2 है उसकी जो एक्टिविटी है ना उसको लेसन कर दूं, कम कर दूं। किस तरह हो सकता है ये? मैं उसको प्रोटेक्ट कर दूं। पहले मैं एनिलीन का एसिड एनिलाइड बना दूं, ठीक है। आप इसको एसिटाइल क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो NH2 जो है ये एसिटाइल के साथ अटैच हो जाएगा, NH एसिटाइल। ऐसा करने से ये ग्रुप लेस एक्टिवेटिंग होगा बनिस्बत एनिलीन के, ठीक है। तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, मतलब ये ज्यादा हाईली एक्टिवेटिंग है, ये मॉडरेटली। अब आप नाइट्रेशन करने जैसा आप करना चाह रहे थे, जब फारिग हो जाए नाइट्रेशन से इसको आप हाइड्रोलाइज बैक कर ले। अमाइड है ना, ये एमाइड जो है हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो वापस एनिलीन मिल जाएगा। तो इस तरह पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना हमने सीखा, लेकिन किस तरीके से बीच में हमने एनिलीन के NH2 को प्रोटेक्ट किया, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन, और बाद में डी प्रोटेक्ट किया। पहला स्टेप प्रोटेक्शन थी, फर्स्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप डी प्रोटेक्शन है, और बीच वाला स्टेप काम का था असली जो हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद उस्मान पूछे सवाल। सर इस स्टेप में एमाइड की हाइड्रोलिसिस नहीं हो जाएगी?
बिल्कुल हो सकती है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मैं जवाब देता हूं आपको। हाइड्रोलिसिस के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है अमाइड, खासतौर पर अमाइड की हाइड्रोलिसिस के लिए, क्योंकि अमाइड वीकर वो स्टेबल बॉन्ड होता है। तो इसीलिए आप इस रिएक्शन को अगर हीट देके करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो यस देयर आर चांसेस फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, लेकिन इस वक्त नहीं होगी। और दूसरी बात, हाइड्रोलिसिस अमूमन हम इसके लिए HCl यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन खैर ये रीजन नहीं है, पहला रीजन ही है कि टेम्परेचर देंगे तो चांसेस हैं हाइड्रोलाइज होने के, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर तो नहीं दिया ना, ये तो रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है, बल्कि ये लो टेम्परेचर पे हो रहा होगा प्रोबेबली, बर्फ में रख के -10 डिग्री सेल्सियस या व्हाटएवर, ठीक है, इस तरह हो रहा होता है रिएक्शन। लेकिन अच्छा सवाल था, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस क्वेश्चन, कीप इट अप। ये रीजन तो पता है कि पैरा सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट आता है एसिड अमाइडो ग्रुप का, ठीक है। सो वी कैन प्रिपेयर पैरा नाइट्रोएनिलीन फ्रॉम एनिलीन, ये रीजन हमने देख लिया। अब बताएं ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप बोल लेंगे सर यहीं पे हासिल हो सकता है, तो वो तो चले एक रीजन था कि आप कर सकते हैं, लेकिन वो माइनर मिलेगा ना। अब हमें तो अगर फर्ज करें हमें अच्छा खासा चाहिए ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, तो क्या तरीका हो, यानी ये चीज हमें अच्छी खासी चाहिए, तो उसके लिए ट्रिक दूसरी है। वो क्या है अब मैं देखते हैं। सबसे पहले तो वही काम पुराना, एनिलीन को प्रोटेक्ट कर लिया एसिटाइलेशन करके। अब एक नया काम किया इजाफी, आप कर ले सल्फोनेशन, वही पैरा पे होगी जैसे होती थी हमेशा, ठीक है। इसके बाद अब अपना काम कर लें, मतलब क्या करना था आपको, नाइट्रेशन करनी है, आप नाइट्रेशन कर लें। ये देखें नाइट्रो ग्रुप आ गया, और ये अब इस एसिड अमाइडो के पास ऑर्थो ही पोजीशन बची है, पैरा तो आपने ब्लॉक कर दी है। फिर अब सल्फोनिक को डीसल्फोनेट कर दें, तो इस तरह आपके पास ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन मिल जाएगा। तो ये आप स्टेप देख ले कि किस तरह एनिलीन की पैरा नाइट्रेशन होती है और किस तरह ऑर्थो नाइट्रेशन होती है, मुख्तलिफ ट्रिक्स है। ये सारे वही रिएक्शन है जो हमने डिस्कस किए, ये उनको बस एक जगह पे हमने जोड़ा है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है आपका इस स्टेप में, पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नो, तो ये लेक्चर हमारा एंड हो गया। आई विल वेलकम टू आंसर योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज आस्क मी राइट नाउ। स्टूडेंट जी पूछिए। सर अगर हम इस एनिलीन को हम फिनोल बना दें, फिर फिनोल के साथ कर दें, एनिलीन को ऑर्थो पर होगा ज्यादा। फिनोल कैसे बनाएंगे, एनिलीन से फिनोल कैसे बनता है, नहीं बनेगा, क्या कहना चाहिए। डाइमोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं फिर उसको हीट करते हैं। ओ अगर बना भी दिया चले, वो तो मैं समझ गया, डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाएंगी उसके बाद उसमें वाटर डाल देंगी, ये कहना चाह रही है ना आप, तो फिनोल बन जाएगा। हाँ हाँ होता है, लेकिन फिर फायदा क्या होगा, बना लिया ठीक है, फिर नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि एनिलीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है फिनोल के मुकाबले में, ठीक है। तो चले आपने हासिल कर लिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, फिर आप OH को वापस NH2 कैसे कन्वर्ट करेंगे। हाँ सर ये नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता ना, वो तो चीज ही अलग बन जाएगी ना, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट। उसके अंदर भी ना वैसे फिनोल की जो नाइट्रेशन होती है ना, उसको भी ऐसा नहीं है, उसको भी बहुत लो टेम्परेचर करना पड़ता है, ठीक है। और फिर वही बात कि आपका फिर OH वापस NH2 में कैसे जाएगा। और कोई क्वेश्चन। जी जी, और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे मुझसे, कोई है तो आज के लेक्चर में। अगर नहीं है तो कह दें कोई क्वेश्चन नहीं है, ताकि मैं ऑफ कर दूं लेक्चर को। Any question, students? No, sir. No question. Okay. Thank you very much to attend this lecture. Inshallah, in the next lecture, we will discuss the chemistry of alcohols and then ethers, and we will also discuss the chemistry of organometallic compounds in the next class. So, Allah Hafiz.